सो नाउ कमिंग टू द अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट, है ना, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंटिंग है वो हम कैसे करेंगे। नाउ एज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि व्हेन द फर्म इज क्लोजिंग, एज अ अकाउंटेंट मेरा काम क्या है? एज अ अकाउंटेंट मेरा काम यह है कि मैं सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दूं, मतलब किसी भी लेजर में कोई बैलेंस ना रह जाए। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब हमें ये समझना है कि कौन से अकाउंट यहाँ क्रिएट होंगे। सो बेसिक 3 अकाउंट पे हम डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से अकाउंट है? तो ये बेसिक 3 अकाउंट में हम डील करने वाले हैं। तो इस 3 अकाउंट में ही डील करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो भी एसेट और लायबिलिटीज के बैलेंसेस है वो हम सारे ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, सो ये ट्रांसफर करने से क्या होगा, देयर इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट इज बेसिकली अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पहले हम सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज लाके यहां क्लोज कर देते हैं, और फिर अब जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ कोई सेल या पेमेंट होगी वो रियलाइजेशन के नाम से होगी, क्योंकि उन एसेट एंड लायबिलिटीज की जगह अब रियलाइजेशन अकाउंट ले लेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने कंसोलिडेट कर दिया काम को। हमने सारे इतने अकाउंट एसेट एंड लायबिलिटीज के ना रख के हमने सिर्फ एक अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी का काम खत्म कर दिया, एक्सेप्टिंग दिस टू अकाउंट। ठीक है, यानी कि जितने एसेट एंड लायबिलिटी के बैलेंसेस उस दिन एग्जिस्ट कर रहे थे वो सारे के सारे ट्रांसफर करके वी हैव गिवन देम द शूज ऑफ रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहला काम है कि रिप्लेस करेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहली एंट्री भी इसी बात की होती है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या है? फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो एसेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री हो रही है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट जब एंट्री पास करोगे तो कौन सी जगह हिट करेगी? सो इट्स बेसिकली टू रेलेवेंट एसेट्स जितने भी हैं वो 1 बाय 1 यहां लिखोगे। आप जो एसेट्स है वो आप यहाँ 1 बाय 1 शो करोगे, तो सारे एसेट्स नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली सबके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे अभी, राइट? सो एसेट्स सारे नहीं आएंगे यहाँ पे। यहाँ कौन से एसेट्स आएंगे? मतलब ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड लॉसेस। यहाँ कैश एंड बैंक और लॉसेस नहीं आएंगे, क्योंकि कैश एंड बैंक जो है आप यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे दिखाओगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, कैश और बैंक का जो भी बैलेंस होगा। ठीक है, एंड लॉसेस किसे कहते हैं? लॉसेस जो पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, जिसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट। तो एसेट साइड जो हमें बैलेंस शीट की देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन, या फिर जो डेटा इन्होंने हमें दिया एसेट्स और लायबिलिटी का, उसमें से सारे एसेट्स आ जाएंगे सिवाय कैश एंड बैंक एंड लॉसेस। कैश एंड बैंक तो अपने इस अकाउंट में आएगा क्योंकि अलग से अकाउंट मेंटेन है। एज फार एज लॉसेस आर कंसर्न वो वैसे डील होंगे जैसे पहले डील हो रहे थे, यानी कि ऑल द लॉसेस वुड बी ट्रांसफर्ड है। जो भी 3 लॉस है वो सारे ओल्ड रेशियो में यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और यही हम पहले एडमिशन रिटायरमेंट में भी कर रहे थे, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सो दे वुड हैव द सेम ट्रीटमेंट जो एडमिशन रिटायरमेंट में था, जो लॉसेस थे, क्योंकि हम उसे स्पेशली ट्रीट नहीं कर रहे। तो ये पहली एंट्री होगी तुम्हारे एसेट ट्रांसफर करने की। दूसरी एंट्री है तुम्हारी लायबिलिटी ट्रांसफर करने की। तो लायबिलिटी ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटी को रिप्लेस कर रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा? उसका इंपैक्ट यहां पे आ रहा है, दैट इज बाय रेलेवेंट लायबिलिटीज, और 1 बाय 1 लिखोगे। तो यहां पर भी सारी लायबिलिटीज नहीं आएंगी, राइट? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लिखवाया हुआ है, उसमें से पहला था जो मैं पहला डिस्कस करता हूं पहले, वो जो एसेट से रिलेटेड था, दैट इज गुडविल डज नॉट हैव एनी स्पेशल ट्रीटमेंट एंड ट्रीटेड सिमिलरली टू एनी अदर एसेट। मतलब गुडविल की अपनी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होती, जैसे हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते हैं।
उसको नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करना है, मतलब उसे भी यहाँ लेके लिख देना अगर वो बैलेंस शीट में दी हुई है तो, अदरवाइज हमारा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है गुडविल। सेकंड पॉइंट है कि पार्टनर्स लोन शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, इट शुड नॉट बी टेकन टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब हम रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स लोन को लेके नहीं आते, यानी कि लायबिलिटी साइड में से सबसे पहला डिस्कार्ड होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन केस पार्टनर्स लोन है लायबिलिटी में तो यहाँ सारी लायबिलिटी लाओगे सिवाय पार्टनर्स लोन के। पार्टनर्स लोन डायरेक्टली पे ऑफ हो जाएगा, डायरेक्टली पे ऑफ हो जाएगा मतलब वो यहाँ दिखेगा, दैट इज एंट्री इज पार्टनर्स लोन टू कैश एंड बैंक। सो पार्टनर्स लोन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये एक्सेप्शनल आइटम है जो मैं बता रहा हूं कि जो यहां नहीं आएंगे और वो कहां जाएंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड से एक्सेप्शन क्या हुआ, पार्टनर्स लोन। अब इसके आगे लाइन है कि इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिफिक रिजर्व एंड लॉसेस, बट इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिफिक रिजर्व्स और फंड्स बेसिकली, नॉट लॉसेस, ठीक है। सो जितने भी आप लायबिलिटी साइड से उठा के यहाँ लाओगे उसमें ऑब्वियसली स्पेसिफिक रिजर्व्स और फंड्स आएंगे। तो यानी कि लायबिलिटी के नाम पे यहाँ पे बेसिकली आउटसाइडर्स लायबिलिटी आएंगी और स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड लॉसेस आएंगे, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा और जनरल रिजर्व्स एंड फंड्स नहीं आएंगे। सो फिर से एक बार क्लियर करते, लायबिलिटी साइड में क्या चीजें जो है यहाँ लिखनी है, वी शुड एक्सक्लूड पार्टनर्स लोन बट इंक्लूड स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड फंड। पार्टनर्स लोन जो है वो डायरेक्टली पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, एंड जो स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड है वो यहाँ पे आएंगे। स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड का क्या मतलब हुआ, दे आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, प्रोविडेंट फंड, टैक्सेशन फंड, ये सारे स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड फंड्स हैं। तो वो सारे जो बैलेंस शीट से उठ के यहाँ लाने हैं आपको ट्रांसफर करना है सारा का सारा फंड एंड रिजर्व। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है जो आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड फंड्स में भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में एक पेक्युलियरिटी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज जो स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड तो हम यहाँ पे लाएंगे, पर जो जेनरिक रिजर्व्स और फंड है उनका क्या करेंगे, लाइक द वर्ड जनरल रिजर्व, लाइक द वर्ड रिजर्व और द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, तो उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो पहले हुआ करता था, यानी कि दे वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर इन नॉर्मल वे। सो सबसे पहले एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आएगा पार्टनर्स कैपिटल का लायबिलिटी साइड से, फिर आएगा आपका जो भी रिजर्व है जनरल वाले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, इस टाइप की जो चीज होगी वो डिवाइड होगी उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है, जैसे पहले चैप्टर्स में आप करते आए, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह। तो ये करने के बाद अब आपकी जो बैलेंस शीट है वो खत्म हो गई, राइट। यानी कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो बैलेंस शीट आपको ये देते हैं या डेटा अबाउट एसेट एंड लायबिलिटी देते हैं, वो कहानी आपने खत्म कर दी। अब सारे अकाउंट आपने खत्म कर दिए, सारे बैलेंसेस आपने यहाँ कहीं ना कहीं 3 अकाउंट में फिट कर दिए, तो आपके पास अब 3 अकाउंट है जिसमें आपको डील करना है। अब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर अब आपकी कोई जर्नल एंट्री होगी तो इसी 3 अकाउंट के थ्रू होगी और कोई चौथा अकाउंट आ नहीं सकता। एंड यही मैंने थर्ड पॉइंट में कहा है कि वंस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इट्स पोजीशन इज टेकन अप बाय इट। मतलब एक बार जो एसेट लायबिलिटी यहाँ पहुंच गए उसका नाम बदल के अब रियलाइजेशन हो चुका है, यानी कि आगे कोई भी ट्रांजैक्शन उन आइटम्स के साथ होगा जो यहाँ ट्रांसफर हो गए तो उनका नाम नहीं लिखेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखेंगे। मोर ओवर नो न्यू अकाउंट शुड बी ओपन, कोई नया अकाउंट भी नहीं खोलेगा इन 3 छोड़ के। अगर जरूरत पड़ती है जर्नल एंट्री के हिसाब से किसी नए अकाउंट को खोलने की तो उसकी जगह भी रियलाइजेशन अकाउंट मिलेगा। तो बेसिकली सारी कहानी अब इन 3 अकाउंट में रोटेट होने वाली, ठीक है। So that is basically the first step, that is transferring all assets and liabilities existing on the date of dissolution to the respective accounts. इससे अब हमारा पुराना हिसाब खत्म और ये सारा पुराना हिसाब 3 अकाउंट में आके सेटल डाउन। Now coming to the next entries, इसके बाद आप एसेट सेल करोगे, तो एसेट सेल करने की जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वो होती है तुम्हारी कैश एंड बैंक टू एसेट्स। अब हमें एसेट अकाउंट यूज नहीं करना, जो यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो हमारी एंट्री हो जाती है कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। तो ये एंट्री कहाँ हिट कर रही है, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट को हिट कर रही है। सो यू विल पुट इट ओवर है कैश एंड बैंक फॉर जितने भी एसेट्स रियलाइज्ड है
उन सब के लिए एक बार लिखोगे एंड 1 बाय 1 इसके नीचे ट्रांजैक्शंस प्लेस करते जाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो दैट इज बेसिकली कि जब एसेट रियलाइज होगा, चाहे अब गुडविल रियलाइज हो या चाहे अब मशीनरी रियलाइज हो, बिल्डिंग रियलाइज हो, कुछ भी रियलाइज हो, एंट्री सेम रहनी है, एंट्री नहीं बदलने वाली। एंट्री रिमेन एज कैश इन बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, गुडविल है, सब एक बार ट्रांसफर हो चुके होंगे। नेक्स्ट इज इवन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, कि कोई पार्टनर जो है वो एसेट लेके चला जाए, तो पार्टनर एसेट ले जाए या कैश ले जाए, पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होगा। So we'll pass an entry partners capital account debit, partners capital डिक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो टू एसेट। ठीक है, तो इस एंट्री का यहाँ का वर्जन क्या होगा? इट्स बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द रियलाइजेशन, क्योंकि हमें एसेट अकाउंट यूज नहीं करना है क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन। सो द पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स की एंट्री कहाँ आएगी? वो भी यहाँ आएगी बाय पार्टनर्स कैपिटल फॉर एसेट्स realized, sorry, assets taken over by a partner. So this is for the respective assets taken over by the partner. ठीक है, now assets के केस में if they are suppose certain unrecorded assets, जैसे हम कोई कंप्यूटर यूज कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो है डेप्रिशिएट हो चुका है, तो डेप्रिशिएट हो गया तो उसकी वैल्यू नील है हमारी बुक्स में, बट अभी भी वो स्क्रैप पे 4000 का सेल हो सकता है, तो जो 4000 रुपए आएंगे उसकी तो कोई रिकॉर्डिंग है नहीं ना, वो एसेट है ही नहीं मेरी बुक्स में, तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट का क्या करेंगे? तो उसकी भी एंट्री सेम रहेगी क्योंकि नया अकाउंट खोलना है नहीं, राइट? अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम उसके लिए नया अकाउंट खोलेंगे, बट हम नया अकाउंट नहीं खोलेंगे, उसकी ट्रीटमेंट सेम होगी जैसे कोई नॉर्मल एसेट सेल होता है। सो एंट्री रिमेन एज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। So if there is any unrecorded asset, that would also be included है। ठीक है, that is asset normal जो आपके बुक्स में रियलाइज हो रहा है, पड़ा था वो रियलाइज हो रहा है, या जो एसेट नहीं है, उन दोनों के रियलाइजेशन की एंट्री सेम रहे। तो ये एसेट साइड की बात हो गई। अब और लायबिलिटी साइड पे, इफ लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, जर्नल एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी पेमेंट होने से तो जर्नल एंट्री होगी, दैट इज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक, पर लायबिलिटी लानी नहीं है बीच में, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश इन बैंक कर रहे हैं, तो कौन सी तरफ हिट हो रहा है? रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो हम यहां डाल रहे हैं टू कैश इन बैंक फॉर लायबिलिटीज पेड ऑफ, और जो भी लायबिलिटीज है वो 1 बाय 1 लिखेंगे। ऑब्वियसली जो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट है उन लायबिलिटी की पेमेंट की ये एंट्री होती है। ठीक है, सो बेसिकली फॉर लायबिलिटीज पेमेंट हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश इन बैंक, और हमने इसे यहाँ दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ अ लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जाता है, सो वो फर्म के बिहाफ में पे कर रहा है, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा फर्म, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए, राइट? सो लायबिलिटीज टू पार्टनर की एंट्री में आपकी लायबिलिटीज हट जाएंगी और एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ के लिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, एंड जो सॉरी रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर द रेस्पेक्टिव लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय देम। ठीक है, सो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है यहाँ पे, राइट? इसके बाद ये 6 एंट्री समझ लो हमने कर ली, 3 करी हमने एसेट की, 3 करी लायबिलिटीज की। एसेट में करी एसेट ट्रांसफर की एंट्री, एसेट रियलाइज होने की एंट्री, और एसेट ले जाने की एंट्री, पार्टनर्स अगर लेके जाए, और सेम ही 3 एंट्री हमने करी लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में, लायबिलिटी ट्रांसफर की, लायबिलिटी पेमेंट की, और लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेके जाता है। इसके बाद सवाल आता है दूसरा सबसे बड़ा, दैट इज व्हाट अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस या लॉस, अगर जो खर्चा हमें ये सब कुछ बंद करने के में अभी आएगा ना, ब्रोकरेज हो गया या
एक आदमी अपॉइंट कर रहे हो, उनका खर्चा हो गया। तो ये जो सारा खर्चा है दैट इज एक्सपेंस अकाउंट, कोई समझ लो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश एंड बैंक। नया अकाउंट खोलना नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। सो फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस द एंट्री इज सेम एज पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। सो रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक ही एंट्री होगी फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसीलिए जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की अमाउंट है वो भी इसी एंट्री के अंडर आएगी क्योंकि लायबिलिटी पेमेंट और एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री सेम रहती है। ठीक है, तो अभी हमने ये ओवरऑल जर्नल एंट्रीज को समझा कि जर्नल एंट्रीज मैक्सिमम क्या होगी, और जिस जर्नल एंट्री ने रियलाइजेशन अकाउंट को हिट किया हमने उसे सिर्फ रियलाइजेशन तक रखा, हम उसे अभी पार्टनर्स कैपिटल या कैश इन बैंक में लेके नहीं आए। लाइक दीज एंट्रीज, इसकी क्रॉस पोस्टिंग्स होंगी अभी टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश इन बैंक, बट अभी तक हमने नहीं किया। हमने सिर्फ रियलाइजेशन की एंट्री को अभी रियलाइजेशन तक ही रखा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से आप तैयारी करते हो तो एग्जाम में जरूरी नहीं है तीनों पूछे, वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछ सकते हैं। तो आप तैयारी ये रखो कि पहले इसके सारे डेटा को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद तो हम क्रॉस पोस्टिंग कर ही सकते हैं, जो कि मैं करूंगा। लाइक आफ्टर दिस यू टोटल दिस, इसको टोटल करके जो डिफरेंस आया सेम एज रिवैल्यूएशन, वो डिफरेंस आप ट्रांसफर कर देते हो पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट और लॉस। सो प्रॉफिट से प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एक्स और वाई में आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दो, राइट। सो इसके बाद हम इधर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, वो हम दिखाते हैं। इससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो और है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में चौथा जो है कि इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, क्या, इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, सो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री। अगर नॉर्मल 11th के लेवल पे जाके इसकी जर्नल एंट्री करते हो तो एंट्री होती है लायबिलिटी टू एसेट्स। ठीक है, नाउ लायबिलिटी टू एसेट्स की जो एंट्री है उसमें लायबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन को आना है और एसेट की जगह पे रियलाइजेशन को आना है, एज पर अभी जो हमने सीखा कि भाई ये दो अकाउंट तो आ ही नहीं सकते। तो एंट्रीज रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, सो बेसिकली नो एंट्री और नो इफेक्ट, बट यू शुड पुट अ नोट ओवर देयर। नीचे जो है नोट लिखना पड़ेगा कि भाई जो यही सेम स्टेटमेंट कि इफ द एसेट इज टेकन ओवर लायबिलिटी सो नो एंट्री हैज बीन पास्ड। ठीक है, अब ये जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, बाहर वालों की लायबिलिटीज में दो पार्ट है जो आपने यहाँ ट्रांसफर किए हैं लायबिलिटीज। यहाँ पे इस लायबिलिटीज में दो पार्ट, इसमें आउटसाइडर लायबिलिटीज है लाइक बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, क्रेडिटर्स, ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर लायबिलिटी कर, और दूसरा है स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड्स, इसके अंदर स्पेसिफिक रिजर्व और फंड भी। ठीक है, तो इन्हीं दो पार्ट पे दो पॉइंट बनते हैं कि प्रोविडेंट फंड एंड टैक्सेशन फंड अगर गिवन है तो दे आर हैव टू बी पेड। दैट इज जब एक बार क्वेश्चन खत्म हो जाए तो चेक करो कि अगर प्रोविडेंट फंड है तुम्हारे इधर ट्रांसफर किया हुआ या टैक्सेशन फंड, और उसके बारे में क्वेश्चन में बात ही नहीं करी, तो यू हैव टू शो द पेमेंट योरसेल्फ। मतलब जिस वैल्यू पे आपने यहाँ लिखा उसी वैल्यू पे आप यहाँ पे पेमेंट दिखाओ। लायबिलिटी पेमेंट की एंट्री बेसिकली आप यहाँ पे दिखाओ। सो प्रोविडेंट फंड एंड टैक्सेशन फंड आर स्पेसिफिकली पेड आउट। ठीक है, दैट इज इवन इफ नॉट प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन, आपको ये इसी वैल्यूज पे यहाँ पे दिखाना है। दूसरी बात आती है जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है, उनको भी चेक करना है क्या उनमें से हमने सबको पेमेंट कर दी, यानी कि क्वेश्चन ने हमें सब पे सारे पेमेंट की हिंट दी है या लैंग्वेज दी है। लाइक बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर का क्या करना है ये तो बता दिया, बट बैंक लोन के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। तो अगर बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन ने खुद कुछ नहीं बताया तब भी आप वो पेमेंट खुद करके दिखाओगे, राइट। सो उसकी एंट्री पेमेंट की लास्ट में आपको खुद करनी है, सो दैट एंट्री ऑब्वियसली रिमेन सेम, दैट इज रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, बट आपको लास्ट में चेक करना है कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी की पेमेंट हुई है कि नहीं। ठीक है, तो ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी और फंड में एक ही यूनिक चीज अभी रहेगी, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, राइट, कि उसको यूनिकली कैसे हैंडल करना है। तो इस तरीके से ये अब हमने लेजर का सारा काम खत्म कर दिया
तो जब हमने लेजर का सारा काम खत्म कर दिया तो व्हाट वी नीड टू डू कि अब हमने यहाँ पे इन अकाउंट के रिलेटेड या आइटम छोड़ रखे हैं, उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ कैश एंड बैंक लिखा है तो कैश एंड बैंक में जाके बाय रियलाइजेशन आपको दिखाना है फॉर लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड ऑफ, ठीक है। और ये जो टोटल अमाउंट यहाँ पे होगी, ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। फिर पार्टनर्स कैपिटल या लाइबिलिटी है तो यहाँ दिखाओगे टू रियलाइजेशन रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी जो लेके गए और जो भी लेके गए। सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई, तो जिस पार्टनर जो पार्टनर लेके गया उसके कॉलम में दिखाओगे। Similarly, if this is profit, so this would go over here by realization for the respective profit। दोनों में जो भी रेशियो उसमें डिवाइड किया, यहाँ कैश एंड बैंक है तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन फॉर एसेट्स रियलाइज्ड एंड जो भी वैल्यू इसकी टोटल आएगी हमारे पास। पार्टनर्स कैपिटल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ, टू रियलाइजेशन फॉर द रेस्पेक्टिव एसेट टेकन ओवर, जो भी पार्टनर लेके गया। सो अब ये मेरी पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। जब पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, आई टोटल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में भी डिफरेंस रहेगा बैलेंस में। सपोज इसकी ये साइड ज्यादा है तो एक डिफरेंस यहाँ राइज होगा, और इसकी ये ज्यादा है साइड तो इसके यहाँ पे का राइज होगा। आपके पास इसको खत्म करने के बाद बचे दो अकाउंट, और दूसरे को खत्म करते वक्त जो बैलेंस बच गया वो ऑटोमेटिकली यहीं आएगा और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि दिस इज द लास्ट अकाउंट स्टैंडिंग, है ना। सो अब जो है ये फाइनल सेटलमेंट है बेसिकली कि भाई इसको इतना पैसा लेके जाना, ये इतना पैसा घर से लेके आएगा। सो दिस इज टू कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज फाइनल सेटलमेंट। और सिमिलरली ये भी यहाँ पे आया बाय कैश एंड बैंक बैलेंसिंग फिगर एंड दिस इज आल्सो फाइनल सेटलमेंट। अब यहाँ कैश एंड बैंक लिखा है लेजर में तो इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग होगी, तो फिर इसको दिखाओगे टू कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर का नाम है उसका कैपिटल अकाउंट एंड द वैल्यू, एंड बाय पार्टनर्स कैपिटल एंड द वैल्यू, एंड दिस टोटल शुड मैच एट द एंड। ये जो कैश एंड बैंक है ये आपका मैच होना चाहिए लास्टली, ठीक है सर। देन योर बिगर क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो खत्म होता है। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब जो इसके पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। ये जो है ये इसका जेनरिक कॉन्सेप्ट है। इसमें यूनिकनेस है, लाइक फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देयर आर यूनिक एंट्रीज, फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन देयर आर यूनिक एंट्रीज, फॉर पार्टनर्स लोन देयर आर यूनिक एंट्रीज। तो उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया, ठीक है।